ताते जान, ताते जान अब रो रहे हैं। ताते जान, हाँ बेटा। ताते जान अब रो रहे हैं। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। बेटा, जब अपनों की याद आती है ना, ये आंसू खुद ब खुद गिरने लगते हैं। खुद गिरते हैं ये आंखों से आंसू। दादा जान, मुझे आपके इन आंसू से बहुत तकलीफ होती है। मैं अपने दादा जान को रोते हुए नहीं देख सकती। दादा जान, आप तो मेरे सुपरमैन हैं। हाँ बेटा। और सुपरमैन रोता नहीं है, वो तो हाँ। दूसरों की मदद करके खुश होता है। हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। दादा जान, सोने का वक्त हो गया है। मैं आपको आपके कमरे में तक छोड़ दूं? हाँ। अब्बा जी को नाश्ता दे दिया? हाँ, अब्बा जी का नाश्ता तो अलग से बनता है ना, नताशा तैयार कर रही है। क्या नताशा? लेकिन उनके लिए हमने मुलाजिम रखा था। अजीब लड़की है ये शौकत। मुलाजमा को छुट्टी पर भेज दिया और ये भी ऐलान कर दिया है कि आइंदा से दादाजी की देखभाल वो खुद करेगी। चलिए अच्छी बात है, लेकिन उसकी पढ़ाई का क्या होगा? यही सवाल मैंने किया था उससे। जवाब मिला कि रिश्तों को निभाने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और दुनिया में ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बाप रे, बड़ी समझदारी की बातें करने लगी है। खैर, अब्बा जी अगर मैंने पूछे तो बता देना कि मैं स्टोर चला गया। जी। खुदा हाफिज। नताशा। अरे नताशा, तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम्हारा किचन में क्या काम? दादा जान के लिए पराठे बना रही हूँ, वो भी अपने हाथों से। पराठे बना रही हो या सेक रही हो? शयान भाई, आपको पता है मुझे सब कुछ बनाना आता है। हाँ हाँ, जानता हूँ कितना बनाना आता है। अरे वो तो मेरे बेचारे दादा जी, पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता है। वो तो कुछ कहते भी नहीं है तुम्हें। अब वैसे बात बोलूं? कह दें, आपने कौन सा रुकना है? बहुत समझदार हो गई हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सब घर पे बनाने की क्या जरूरत है? अभी अपना फोन दो, मैं तुम्हें फोन पे अभी ऑर्डर करके दे दूंगा सब। जबरदस्त पराठे अभी आ जाएंगे फौरन। मगर क्यों? बाहर से क्यों ऑर्डर करें जब घर पे बना सकते हैं? और वैसे भी बाहर के खानों में घर वाली मोहब्बत नहीं होती, फीके होते हैं। अरे तो मुझे अपना फोन दिखाओ, मैं तुम्हें अभी ऑर्डर करके दिखाता हूँ। अच्छे पराठे आएंगे, फ्रेश, और वो भी स्पाइसी। शयान भाई, आप यूं नहीं जाएंगे। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए ना तो मामा, शयान भाई मुझे काम नहीं करने दे रहे। नताशा, क्या हो गया? मामा को बुलाने की क्या जरूरत है? अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम कर लेना ये सब। अरे नसरीन, ऐसा कैसे हो सकता है? शयान बड़ा है, पहले हम उसकी शादी करेंगे। हाँ, भाई होने के नाते उसकी ख्वाहिश होगी कि उसकी बहन की शादी पहले हो, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। नहीं नहीं, अभी तो किसी से कोई बात नहीं हुई है। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो जरूर बताना। ठीक है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आए चली आओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। एक दिन ये फर्ज भी तो पूरा करना ही होता है ना। अब्बा जी कहते हैं अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। इस बारे में जल्दी शयान से बात करूंगी। हेलो साजिद, कैसे हो यार? थैंक गॉड शायान, तुमने मेरी कॉल तो उठाई यार। सो सॉरी यार साजिद। यार वो बिजनेस में इतना बिजी रहता हूँ कि आजकल कोई होश ही नहीं रहता। खैर, तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल?
कुछ नहीं यार, मैं तो वही बाहर सेटल होने की कोशिश कर रहा हूँ बस यार। और तुम बताओ, तुमने क्या सोचा इस बारे में? यार साजिद, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और वैसे भी ये एकदम से बिजनेस बंद करना कोई आसान बात थोड़ी ना है। कुछ माह बाद खुद ब खुद सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो हालात चल रहे हैं। भाई मेरी मानो तो सब कुछ समेट दो और निकलो यहाँ से। यार साजिद, इतना आसान नहीं है, और क्या गारंटी है कि हम वहाँ जाके भी कामयाब ही होंगे। वैसे भी इन सबको लेके ना मेरे जहन में कुछ सवालात हैं। हाँ, ऐसे मौके पे दिमागी खराफात फैसला करने नहीं देते। जरा सोचो, अगर हम बाहर चले गए तो हमारे दिन बदल जाएंगे भाई। लेकिन साजिद, हम लोग यहाँ पे भी दिन बदलने के लिए तो काम कर रहे हैं ना। ये भी कोई जिंदगी है शायद। दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ मिलता क्या है? कुछ भी नहीं आखिर में। असल जिंदगी वहीं तो है मेरे भाई। वो लोग कितने घंटे घंटे काम करते हैं, इसी हिसाब से पैसे भी मिलते हैं उनको। इसलिए वहाँ सब लोग कितना खुश रहते हैं। वहाँ लोग वक्त बर्बाद नहीं करते हमारी तरह। अच्छा यार साजिद, मैं अभी ऑफिस के रास्ते में ही हूँ, बाद में बात करते हैं इस बारे में। चलो ठीक है, ओके ओके ओके। जी, उस्मान साहब को मेरे कमरे में भेज दीजिए। हेलो जी कुर्बान साहब, आपका ऑर्डर आपको मिल गया? व्हाट? कुर्बान साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आपका ऑर्डर तो आपको डिलीवर हो जाना चाहिए अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप रिलैक्स करें, मैं भी देखता हूँ, जी जी, मैं भी देखता हूँ। ऑर्डर तो एक हफ्ते पहले पहुंच जाना चाहिए उनके पास। ये चल क्या रहा है इस ऑफिस में? हाँ शिबाना, कहाँ साइन करवाना है पेपर पे बॉस से, वो कर दें मुझे। सर यहाँ पर आपने साइन करने हैं, इस साइड पर, ये वाले पेजेस पर यहाँ पर आपने साइन करना है। ये वाले पेज पर, आगे वाले पेज। क्या बात है उस्मान साहब, हर वक्त बिजी रहते हैं, हमें भी लिफ्ट करवा दिया करें। तारिक साहब, कुछ काम पेंडिंग है वो देख रहा हूँ। अरे काम शाम तो सारी जिंदगी होते रहते हैं। बहरहाल आपको बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक उस्मान साहब। सर, हाली मुबारकबाद तो अच्छी नहीं लगती। ये बताएं मिठाई कब खिला रहे हैं? हाँ, सर मिठाई रहने दें, आप अच्छे से रेस्टोरेंट में हमें डिनर करा दें। ये बेहतरीन आइडिया है। अरे क्यों नहीं, जरूर, जहाँ बोले, बंदा हाजिर है। जी सर, ठीक है। उस्मान साहब, आपको बॉस बुला रहे हैं। अच्छा, मैं आता हूँ। ठीक है सर। अल्लाह खैर करे, सुबह सुबह बुलावा आ गया। मेरे ख्याल में शादी की मुबारकबाद देनी होगी, तोहफा लाए होंगे। अच्छा, जाकर देखता हूँ। अच्छा उस्मान साहब, मुझे जरा काम करने हैं, आप ठीक है। अच्छा, मैं बॉस से मिलके आ रहा हूँ, जरा आप लोग फाइल वाइल देखें। जी सर। ठीक है, मैं आता हूँ बॉस से मिलके। ठीक है। क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि दादा जान की जान इस रेडियो में ही है। दादा जान की इस रेडियो से मोहब्बत मेरी समझ से ही बाहर है। जब भी वो इसे सुनते हैं तो किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। ऐसे क्या है इस रेडियो में? दादा जान से कहानी तो सुननी होगी। बेटा, इस रेडियो को कहीं और रख दो और इसकी जगह पे एक अच्छा सा डेकोरेशन पीस ला के रख दो। अरे मामा, आप ये क्या बात कर रही हैं? अगर दादाजी ने सुन लिया तो? दादाजी को इस रेडियो से बहुत मोहब्बत है। इतनी पुरानी मोहब्बत, वो भी इस कबाड़ से। मामा, ये कबाड़ नहीं है,
दादाजान इससे अभी भी बहुत शौक से सुनते हैं। बस दादा जान ही तुम्हारे सुनते हैं, और तो कोई रेडियो सुनता नहीं है। पता नहीं तुम्हारे दादा जान को इसमें क्या नजर आता है। कई बार कह चुकी हूँ मैं उनसे कि ये कार कबाड़ में दे दें इसे, अब तो इसके पैसे भी नहीं मिलने वाले। अरे मामा, ये तो एंटीक्स में शुमार होता है, और ये यहाँ रखा भी कितना अच्छा लगता है। बस इसीलिए तो चुप हो जाती हूँ कि जो चीज़ यहाँ है वो कहीं और नहीं, वरना कब का फारिग कर चुकी होती इसे। कम ऑन मामा, अगर आपको इसके हजारों रुपए मिले तो फिर? क्या? इसके हजारों तो तब मिलेंगे ना जब तुम्हारे दादाजी इसे बेचना चाहेंगे। इस कबाड़ को लेगा कौन? मामा जो भी है, इससे दादाजान की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मैंने उन्हें इससे बात करते हुए देखा है, और ऐसा लगता है कि उन्हें जवाब भी देता है, तभी दादाजान इतना रोते हैं। मामा, यादें बेची नहीं जाती हैं। इस घर में तो सिर्फ मैं ही बेवकूफ हूँ, बाकी तो सारे लोग समझदार हैं। पता नहीं कौन सी यादें तुम्हारे दादा जान की बसी हुई है इस रेडियो के साथ। अरे तुम नहीं समझोगी बहू। जी मैं अंदर आ सकता हूँ सर? जी जी उस्मान साहब, आइए थैंक यू बैठिए। सर, थैंक यू। सर आपने याद किया मुझे? जी उस्मान साहब, वो कुर्बान एंड सन्स की पेमेंट हो गई है? जी सर, मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, छोड़िए, जहमत ना करिए। वैसे भी उन लोगों ने पेमेंट रोक दी है, अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। क्या सर? सर मैं जब छुट्टी पर जा रहा था तो तारिक साहब ने मुझसे खुद कहा था कि बॉस ने ये सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है और मैं कर लूँगा, आप बेफिक्र होके जाएं। ये काम मैं तारिक साहब को क्यों दूंगा, जबकि ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपका काम है। सर तारिक साहब ने मुझसे खुद कहा था जब मैं छुट्टी पर जा रहा था कि बॉस ने ये सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है, मैं कर लूँगा, आप बेफिक्र होकर जाएं। झूठ बोल रहे हैं वो। सर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तारिक साहब इतनी लापरवाही का मुजाहरा करेंगे। उस्मान साहब, ये कोई लापरवाही नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी गलती है। ऐसी गलती जिसकी कोई माफी नहीं है। सर वो मैं... प्लीज उस्मान साहब आप जाइए। नहीं बहू, तुम नहीं समझोगी। ये जो यादों का ताल्लुक होता है ना, इसके जो असरात होते हैं, इसको वही महसूस करता है जिस पर बीत रही होती है। कभी कभी यादें तल्ख हो जाती हैं, बहुत अजियत देती है, बहुत अजियत देती है। और कभी कभी यादें खुशगवार भी हो जाती हैं। वो खुशगवार हो जाती हैं तो बंदा भी खुश हो जाता है। ये कबाड़ नहीं है, इसकी कदर मुझसे पूछो। अरे ये मेरा वो साथी है जिसने मुझे पहली बार आज़ादी की खुशी की खबर सुनाई थी। आज़ादी की कदर तो वो करता है जो कैद में होता है, उससे पूछो कि आज़ादी की कदर क्या है। दादाजी, दादाजान प्लीज, दादाजान रोइए मत। बेटा, आई एम सॉरी अब्बा जी, मेरा हरगिज मतलब आपकी दिल आज़ारी करना नहीं था। मैं तो बस... नहीं देख बहू, तेरा कोई कसूर नहीं है बेटा, तुमने कुछ भी नहीं किया। मैं ही शायद जज्बाती हो गया था। मेरा इसका साथ भी तो बहुत पुराना है ना।
मुझे अच्छा नहीं लगा इसको कबाड़ कहना। बेटा अब मुझे कमरे में ले चल, मेरा सांस फूल रहा है। भाई अगर तुम दोनों को कोई भी काम समझ ना आए ना तो मुझसे पूछ लेना। हाँ यार, हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। और मैंने सुना है यहाँ के बॉस बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। अरे तुमसे किसने कहा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायान सर तो इनफैक्ट बहुत अच्छे इंसान हैं। मगर वो तारिक सर बता रहे थे कि अगर तुमने ज़रा सी भी गलती की ना तो बॉस तुम्हें 1 सेकंड में नौकरी से निकाल देंगे। और हाँ, तारिक सर मुझसे कह रहे थे अगर तुम्हें यहाँ काम करना है जैसा मैं बोलूँ बस वैसा ही करना। तुम दोनों मेरी बात सुनो, तारिक सर की किसी बात पर ध्यान नहीं रखना। ठीक है ठीक है। और अब आइंदा अगर ऐसी बात करें ना तो सबसे पहले मुझे बताना। ठीक है, सही, डन डन, ठीक है। सर कल सुबह सुबह सारा माल डिलीवर हो जाना चाहिए बॉस के आने से पहले पहले। अगर किसी को ज़रा सी भी भनक लग गई ना तो हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे। सर जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए, काम हो जाएगा। शाबाश, जाने। अरे उस्मान साहब। जी तारिक साहब। उस्मान साहब आ गए आप छुट्टियों से? जी जी, कल ही आया हूँ। तारिक साहब वो कुर्बान सेंस की डिलीवरी का क्या हुआ जो मैं कह के गया था आपसे? कुर्बान सन्स की डिलीवरी? वो तो आपकी जिम्मेदारी है, मैं क्या जानूं? क्या? मैं जब छुट्टी जा रहा था तो आपने क्या कहा था? क्या कहा था? यही कहा था आपने कि मैं सब कुछ कर लूंगा, संभाल लूंगा। हुजूर सारे ऑफिस की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। मैं तो यहाँ अकाउंट्स देखता हूँ बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो आपके काम है वो खुद देखें। मिस शानन जरा 1 मिनट इधर आइएगा। जी सर। एक बात बताएं, इतने अरसे से आप इस ऑफिस में हैं, मैंने आज तक आपके काम में कोई इंटरफेयर किया? नो सर। देख लिया आपने, मिल गई गवाही आपको। मैं किसी के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करता, जिसका काम है वही देखे। तारिक साहब आप झूठ बोल रहे हैं। आहिस्ता बोले उस्मान साहब, बॉस अभी ऑफिस में है, हम मिलकर इस बारे में बात कर लेंगे। जाइए अपना काम करें। खामखा दूसरों के सर पे डाले रहते हैं हर वक्त। अरे कुर्बान साहब आपको कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। अच्छा चले मैं एक काम करता हूँ, मैं आप ही की तरफ आ जाता हूँ। क्या आप शहर में नहीं है? अच्छा चले मैं फिर एक काम करता हूँ, मैं आपको सारी तफसीलात जो भी है वो व्हाट्सएप कर देता हूँ। उस्मान साहब, तारिक साहब। यस सर। उस्मान साहब और तारिक साहब आप दोनों कल मुझसे मिलिएगा, कुछ ज़रूरी बात करनी है। राइट सर। लगता है बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे। दादा जान, ये देखिए आपके लिए गरम गरम शामी कबाब तल के लाई हूं। अरे वाह 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 वाह, अरे जीती रहो मेरी बेटी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। इतना भी नहीं दादा जान, जितना रखना चाहिए। बस अब एक बार मेरे फाइनल एग्जाम खत्म हो जाए फिर तो मैं आपका पीछा ही नहीं छोड़ूंगी। दादा पोती लंबी सैर पर निकल जाएंगे। लंबी सैर? क्या तुम्हारा होने वाला शौहर जो है इसकी इजाजत देगा बेटा? दादा जान मुझे किसी की परवाह नहीं, बस मेरे दादा ग्रेट हैं। अरे बेटा ऐसे नहीं कहते हैं? मुझे तो बहुत खुशी होती है तुम दोनों बहन भाइयों की आपस में मोहब्बत देखकर। अरे भाई कौन करता है आजकल के दौर में बुजुर्गों की इतनी कदर? दादा जान हमने ये आपसे ही तो सीखा है। वो कहते ना, जो बोगे वही काटोगे। अरे वाह शाबाश, जीती रहो मेरी बेटी। भाई हम खाएंगे, बल्कि ऐसा करो गरम गरम है
एक कप चाय भी हो जाए इसके साथ। आप खाएं, मैं लेके आती हूँ, ट्राई करें। मीरजादे देख के गाड़ी नहीं चला सकता। अभी मेरे बच्चा नीचे आ जाता गाड़ी के। अरे कैसे इंसान हो, एक तो जान बचाई है तुम्हारे बच्चे के ऊपर से तुम मुझ पे चढ़ रहे हो। क्या बचाया है तूने? हाँ देख मेरा बच्चा कितना सहम गया है और मुझे तो लगता है कि इसको अंदरूनी चोटें भी लगी हैं। ये भाई मेरी गलती नहीं है, आपका बच्चा ही मेरी गाड़ी के। और मेरे को मत समझा किसकी गलती है और किसकी नहीं है, तू ऐसे नहीं मानेगा। चल चल पुलिस स्टेशन। अरे पुलिस स्टेशन क्यों भाई? बस निकल गई फूफा। देखिए मैं अब आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? चल पैसे निकाल। पैसे? किस बात के पैसे भाई? मैं तेरे को बोला तो है बच्चे को अंदरूनी चोटें लगी हैं, इसको अस्पताल लेकर जाना है, दवा करनी है इसकी। बेटा वो तो शुक्र कर तेरी कम में जान छूट रही है, वरना तेरे को लगाने पड़ते ना अदालतों के चक्कर, तो बेटा लग पता जाता। चल 5,000 रुपये निकाल। ये भी ला। अबे ओ भाई किस बात के? सकता है ज्यादा लग जाए, जरूरी है 5 लगे। अभी इसका हम एक्सरे कराएंगे। चलो बेटा आओ, देखो लंगड़ा रहा है। हाँ देख रहा हूँ कितना लंगड़ा रहा है। घर बना लेना इन पैसों से तुम अपना। बना लूंगा, चल निकल। क्या हो गया यार इस मुल्क को, ऐसे हड़पना आता है यहाँ पे सब। अजीब मुल्क है, अपनी गलती का कोई एहसास ही नहीं है, उल्टा पैसे भी ले गया वो मुझसे। क्या हो गया इस मुल्क का? अरे शायान बेटा इधर आओ, बात सुनो 1 मिनट मेरी। जी दादाजी। देखो ये BBC नहीं लग रहा है इसमें, रोज तो लग जाता है, पता नहीं क्या हो गया फ्रीक्वेंसी में। हाँ ये देखो, क्या बात है, तुम कुछ उलझे उलझे से लग रहे हो, तुम्हारा मूड ऑफ है, क्या बात है, क्या हुआ है? कुछ नहीं दादाजी, बस ऐसे ही। तो तुम तो रेडियो की तरह खराब हो रहे हो बिल्कुल, तुम्हारी तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। बैठो इधर, मेरी बात सुनो, बैठो बैठो बेटा, बैठ जाओ। बेटा कोई तो बात हुई है ना जो तुम्हारा मूड ऑफ है, ऊपर जा रहा हो ऐसे ही। अरे कोई तो बात है ना, कोई चीज़ ऐसी है जो तुम्हारी मर्जी की नहीं हुई है या नहीं मिली तुम्हें? दादाजान यहाँ पे मतलूबा चीज़ कभी मिली है हमें? मसला तो ये है कि लोगों की यहाँ पे बर्दाश्त खत्म हो गई है। बेटा तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? दादाजान मेरी बेचैनी ऐसी ही नहीं है। अरे लोग तो यहाँ पे ये भी भूल गए कि किससे बात कैसे करनी है और किससे कैसे नहीं करनी है, किसका कसूर है किसका नहीं है। बेटा तुम्हारे साथ जो हुआ है ना वो बताओ। अरे दादाजी होना क्या था, वो मेरी गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया, उसको तो मैंने बचा लिया, लेकिन फिर भी उसके बाप ने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि मुझे धमकी भी दी। तुमने तो उसे बचा लिया ना बेटा, हैं? तो ये तो पॉजिटिव बात है। और दादाजान अगर इस बात के ऊपर भी कोई नेगेटिव मतलब निकाले और जानबूझ के आपकी बात ना सुनना चाहे तो तब भी आप यही बोलेंगे? देखो बेटा, वक्त सब सिखा देता है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह बना लेती है पॉजिटिव बात, और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। दादाजान मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, बल्कि गुस्सा आ रहा है कि आज जो मेरे साथ हुआ है। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसका बाप कैसे, आपको पता है उसके बाप ने क्या बोला मुझे? क्या बोला? उसने मुझसे 5,000 रुपए मांगे और अगर मैं नहीं देता तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी दे रहा था वो। क्या करता मैं? तो भैया 5,000 भी तुमने दिए,
लड़ने पे भी वो तैयार है, ये माकूल बात नहीं है। लेकिन इस दादाजान प्लीज, अब आप इस बात के ऊपर भी मुझे कोई दलील ना देना शुरू कर दीजिएगा। सॉरी, मुझे कपड़े बदलने में मैं बहुत थका हूं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूँ मैं तुम्हारी बात का? तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब्बा जान इस घर और इससे जुड़ी हर चीज़ के बारे में कुछ सेंसिटिव से है। किसी न किसी चीज़ से कोई न कोई यादें वाबस्ता है उनकी। गलती हो गई, मुझे कार का बाहर नहीं कहना चाहिए था। मैंने ना अब्बा जी के जज्बात का मजाक उड़ाया है। सच कह रहे हैं। अरे पुराने ज़माने के लोग हैं ये पुरानी चीज़ों को बड़ी अहमियत देते हैं। ये समझते हैं कि ये एक अनमोल मोती है और इस खजाने को वो कभी खोना नहीं चाहते। ठीक कह रहे हैं आप। अब्बा जी के लिए खजाने से कम नहीं है। वैसे मैंने ना उनसे सॉरी कह दिया है। चलो अच्छा हुआ। अब क्या परेशानी? वो परेशानी, मुझे लगता है कि अब्बा जी ना अभी तक नाराज हैं मुझसे। नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल, तुम्हारा बहन है। अब्बा जान ऐसे आदमी है कि उन्होंने अगर एक बार तुम्हें माफ़ कर दिया ना तो अब इस बात को दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। बस तुम जरा थोड़ी एहतियात कर लो। थोड़ा? मैं तो अब बहुत ज़्यादा मोहतात रहूँगी। मैं देखती हूँ, शायद खाना लग गया, बुलाती हूँ आप। हाँ। तारिक साहब ने कहा है जब तक वो नहीं कहें तो ये सामान घर पे ही रखना है। आखिर इसमें है क्या ऐसा? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएंगे बस। जी बेहतर। जल्दी आओ, उठाओ सामान। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर आप? क्या वो मुझे देख के इतने परेशान क्यों हो गए? नहीं सर जी, परेशानी कैसी? ये किधर लेके जा रहे हो? सर जी वो ऊपर की मंजिल साफ़ हो रही है ना, तो इस वजह से सामान ऊपर रखवा रहा हूँ। सर जी वो ऊपर नीचे जाना ज़रा मुश्किल है ना सामान लेके, तो इस वजह से। तुम्हें किसने कहा ऊपर की मंजिल साफ हो रही है? तारिक साहब ने सर जी। क्या है वैसे इस डब्बों में? सर जी इसमें सफाई का सामान है, सर्फ है, ब्रश है, फर्श साफ करने वाला लिक्विड है। सर जी आप देख सकते हैं सामान। अच्छा, इस सामान की एंट्री करवा ली थी? जी सर एंट्री हुई भी है। कुछ सामान ठीक नहीं था, वो वापस भेजना है। अरे तो पहले बताते ना, दोबारा से एंट्री होगी इन सब की। अरे सर जी कैसी बातें करते हैं आप? अब जैसे जैसे सामान इस्तेमाल करेंगे तो ही पता चलेगा ना। अच्छा चलो एक काम करो, ये सामान जाके रख दो, उसके बाद मुझे एक कप कॉफ़ी कर दो। ठीक है सर जी, पहले ये ऊपर सामान रख के आ जाऊँ फिर दे दूँगा। अच्छा मिस्टर तारिक, सारा इल्जाम उस्मान साहब पे डाल, कंपनी को नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, साथ साथ मुझे भी धोखा दे रहे हैं, और ऐसे लोगों से काम ले रहे हैं जिन पे शक ना किया जा सके। यार ये देखो, अरे अरे अब्बा जी आपकी चाय। अरे तुम क्यों ले आई बहू? वो अपने नताशा कहाँ है? नताशा बाजार गई हुई है। अच्छा बाजार गई है। मुझसे कोई काम था क्या? जी वो मैं पूछना चाह रही थी आपसे, क्या आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? नाराज?
किस बात पे भाई? कल मैंने आपको काफी कुछ कह दिया था ना। अरे हमने भी कल कुछ कम नहीं बोला था, हम भी बहुत बोले थे, हिसाब बराबर। नाराजगी का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। शुक्रिया अब्बा जी। अरे शुक्रिया तो शौकत मियाँ का अदा करो, जिन्होंने मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया। क्या? अब नताशा आ गई, मैं जरा देख। फजली? जी सर। वो मेरा प्रिंट लेके आना जरा। तो ये सच बात है ना मिस शबाना और शहाना? सर मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ का, मैं तो न्यू हूँ। आप तो न्यू हैं, लेकिन मिस शहाना आप तो हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्प्लॉइज हैं, आपको तो पता होना चाहिए। यस सर, तारिक साहब जानबूझ के उस्मान साहब को फंसा रहे हैं। वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पर। जो भी किया है तारिक साहब ने किया है। इनफैक्ट उस्मान साहब तो बेकसूर हैं। अच्छा, अब सब कुछ क्लियर है। मिस शहाना आप एक काम करिएगा, मुझे ऑफिस के तमाम कंप्यूटर्स का कोड भेज दीजिएगा। जी सर। मैं पहले से ही सब कुछ जान चुका हूं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप खुद रिजाइन करेंगे या मैं आपको निकालूं? आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं, ये नाइंसाफी है मेरे साथ। बस, इससे ज्यादा एक और लफ्ज सुनने की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। पूरा दरवाजा, आप जा सकते हैं।
चाहिए। सर इसमें मेरी भी कुछ गलती है जो मैंने मिस्टर तारिक पे भरोसा किया सर। भरोसा तो अपनों पे ही किया जाता है, लेकिन आजकल तो अपनों का ही कोई भरोसा नहीं है। आप लोग कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज लीव। राइट सर। दादाजान, दादू। हाँ बेटा। इसलिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ती। जब भी आप अकेले होते हैं पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाते हैं। हाँ, वो तुम्हारी दादी जान के बारे में सोच रहा था। इस उम्र में भी? मेरा मतलब आप दादी से बहुत प्यार करते थे। प्यार तो बेटा बहुत छोटा लफ्ज है। वाह दादाजान। हाँ। मौका भी है और दस्तूर भी। अब दादू का टॉपिक स्टार्ट ही हो गया है तो याद है आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे अपनी और दादू की कहानी सुनाएंगे। अरे छोड़ बेटा। सुनाए ना दादू, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कहाँ से शुरू करूं? जहां से आपका दिल करे। हाँ, आप दादू से पहले मिले थे या इस रेडियो से? क्या मतलब? सॉरी दादाजान, शायद मैंने सवाल करने में कुछ गड़बड़ कर दी। मेरा मतलब आप दादू को जानते थे? हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर कैसा था? बस हमारे यहाँ रिवाज नहीं था लड़का या लड़की शादी से पहले किसी को देख। बस खानदान के किसी बुजुर्ग ने आके कह दिया कि मियाँ बात सुनो, फला बिनते फला की साहबजादी से आपका अक्द तय हो चुका है। अरे मजाल है जो कोई जबान खोल दे किसी के सामने भी। चुपचाप हामी भर लेते थे, शादी हो जाती थी। ब्लाइंड गेम खेलते थे आप लोग। क्या गेम? मेरा मतलब दादाजान, ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता था आप लोग के लिए? है नहीं बेटा, काहे का रिस्क। तुम्हारी दादी जो है बहुत मोहब्बत वाली थी। अरे मुझ जैसे शख्स के साथ उन्होंने 50 बरस बिताए हैं, 50 बरस। मेरे वालिद साहब मरहूम कहते थे, सकीना तूने इसको बच्चों की तरह पाल लिया। अरे जैसे तुम्हारा बाप बच्चा था ना, तो सकीना उसको जैसा समझती थी वैसा ही मुझको भी समझती थी। मेरा ख्याल रखती थी, खाने का, पीने का, दवा का, हर चीज का ख्याल रखती थी। मेरे कदम से कदम मिला के चलती थी, मेरे शाला बशाल। उस दौर में भी औरतें बेटा मर्दों की शाला बशाला चलती थी। दादाजान, मुझे अब समझ आया, जैसे हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब होता है,
इसी तरह हर इंसान की कोई ना कोई कहानी भी ज़रूर होती है। हाँ बेटा, हर इंसान की कहानी तो होती है, लेकिन कभी कभी बड़ी दिल बर्दाश्ता कहानी भी हो जाती है। मगर दादा जान, मुझे तो आपकी लव स्टोरी सुननी है। मेरी लव सुनाता हूँ बेटा। हमारी कहानी ये है बेटा, जब तुम्हारी दादी ब्याह कर आई थी ना इस घर में, तो यार मैं तुमसे ज़रा बाद में बात करता हूँ। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात कर रहे हैं आप। पेपर्स दिखाइए। पेपर्स सर, वो पेपर्स तो नहीं है। आप अपने साथ पेपर्स नहीं रखते हैं? सर मैं रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ, लेकिन वो असल में आज ऑफिस में जल्दी जाना था और थोड़ा सा काम था तो जल्दबाजी में रह गए होंगे। आईडी कार्ड दिखाइए। सर वो आईडी कार्ड भी नहीं है। आईडी कार्ड भी नहीं है, पेपर्स भी नहीं है, और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात कर रहे हैं। चालान तो बनता है। सर कोई वार्निंग दे दे सर। सर बात तो सुन ले। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कोई वायलेशन नहीं की, हमेशा लॉ की पासदारी की है। प्लीज सर कोई वार्निंग देके छोड़ दें। तो फिर आप एक काम कीजिए, कानून की ये पासदारी भी कीजिए, ये फाइन पे कर दें, और नेक्स्ट टाइम गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज नहीं करना है। वाओ दादा जान, आपकी लव स्टोरी में तो बहुत ट्विस्ट हैं। बस बेटा ऐसी है हमारी कहानी। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, थक गया हूँ बेटा, मुझे एक कप चाय बना के ला। दादा जान, कहानी सुनने का मजा एक ही नशिश में आता है, वरना तो ये सिलसिलेवार कहानी बन जाएगी। अरे कहानी में सस्पेंस भी बहुत जरूरी होता है। जाओ शाबाश, चाय ले आओ। ठीक है दादा जान, जैसे आप कहें, लेकिन बाकी कहानी सुने बगैर मैं टलने वाली नहीं हूँ। अरे ठीक है, सुना देंगे बेटा तुम्हें भी कहानी। जब चाय ले आ, शाबाश। चाय तो पिलवाओ। मंगवाती हूँ, किचन में है वो, अभी आ रही है। ये कौन आ गया सब? मेरा ख्याल है शायान आ गया। शायान? शायान बेटा क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? इधर आओ, बैठो इधर। क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। इतने गुस्से में क्यों हो? बाबा ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं है। इस मुल्क में लोगों को जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो जो दादा जान हमें हर वक्त पाकिस्तान की कहानी सुनाते रहते हैं, वो इसी पाकिस्तान की कहानी है जहाँ के रहने वालों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। शायान कुछ बताओगे तो कुछ पता चलेगा ना, क्या हुआ? मैं भी वो ऑफिस से आ रहा था तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया डॉक्यूमेंट्स के लिए। मैंने उसको बड़ी प्यार से समझा दिया कि सुबह मुझसे जल्दी आते हुए मिस हो गए होंगे, घर पे रह गए होंगे। उसने उसके बाद मुझसे जो बहसबाजी शुरू की है, अरे मैं उससे बिल्कुल सच कह रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे अड़ा रहा बिल्कुल। बेटा वो तो सही कर रहा था, अपनी ड्यूटी, कागजात आपको रखनी चाहिए थे अपने पास। लेकिन बाबा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अरे ऐसे तो न जाने कितने लोग झूठ बोल के निकल जाते हैं यार, किस किस को छोड़ेंगे वो?
अरे तो वार्निंग देते ना, चालान करने की क्या जरूरत थी? और मैं वैसे रोड से थोड़ा ही आगे तो गया था। कुछ लोग तो इस मुल्क में सिग्नल पे भी रुकना गवारा नहीं करते। देखो बेटा, जब हम खुद अपने मुल्क के कानून पर अमल नहीं करेंगे तो और लोग क्या खाक करेंगे? और ये तुम बार बार के राग लाते रहते हो, उन्हें हमसे बेहतर समझते हो, हैं? ज़रा खुद सोचो कि वो कौमें हमसे आगे क्यों हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ के कवानीन फॉलो करने से हालात बदल जाएंगे? जब कवानीन पे अमल दरामद होता है ना, तो दूसरों के लिए खुद ब खुद जगह बन जाती है, और जब दूसरों की जगह बनती है तो जिम्मेदारियाँ भी पूरी हो जाती हैं। अब फर्ज करो यही वाक़या तुम्हारे साथ बाहर हुआ होता, तो वहाँ के कवानीन तो बहुत सख्त हैं, कंप्रोमाइज़ भी नहीं करते वो लोग। देखिए बाबा, उनकी बात अलग है, वो लोग ही अलग हैं, उनकी तरबियत अलग होती है। ये चीज़ तरबियत की ज़रूरत है, इसी चीज़ की कमी है यहाँ पर। यहाँ जो भी सही ड्यूटी करता है ना, हम उसे गलत समझते हैं। लेकिन बाबा, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि चलो छोड़ो इस बात को, जाओ फ्रेश हो जाओ, आराम करो, खाना ना खाओ, बाद में बात करेंगे। जाओ जाओ बेटा। जाओ, शाबाश। देख के बेटा। हाँ, चने वाला गर्मा गर्म चने। चने तो नहीं लेने तुमने? अच्छा, चने वाले भाई यार, आना इधर। आप भी खाएंगे? रख लेंगे यार, जरा 100 रुपए की निकालना। जी देने तो पड़ते हैं, ये ले भाई। अबे भाई, ये 100 रुपए के हैं? साहब जी, महंगाई भी तो बहुत है, सारा दिन में इतने चने कहाँ बिकते हैं, मुश्किल से गुजारा होता है। अब तो लोग भी पार्कों में कमाते हैं। यार, पैसे तुमने पूरे लिए और चीज तुमने इतनी कम दी है। साहब जी, हर चीज इतनी महंगी हो गई है, चने का भाव आसमान से बातें कर रहा है। पहले 50 का ये भर के मिलता था, अब ऐसा नहीं है, पैसे की कीमत कम हो गई साहब। देख रहे हैं दादा जान, पैसे की वैल्यू इनको भी पता है। ठीक है भाई, ठीक है यार, सही है, आप जा सकते हैं। बेटा, ये इसकी रोजी रोटी है, समझे? अगर तुम्हारे पास से 50-100 रुपए ज्यादा भी ले लेगा तो क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसकी दिहाड़ी लग जाएगी। और ऐसे लोगों से तो वैसे भी खरीद लेना चाहिए, चाहे जरूरत है या नहीं है। किसी की मदद हो जाती है बेटा इस तरह। दादा जान, हमारी मदद इनकी आदतें खराब कर देती हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, गवर्नमेंट की है। उनको चाहिए कि इनकी मदद करें, और बाहर के ममालिक में भी बाहर की गवर्नमेंट वाले ही उनकी मदद करते हैं, पूरा वेलफेयर सिस्टम होता है उनका। बाहर की मिसाल मत दो बेटा, वहाँ टैक्स देते हैं सब, और उन्हीं टैक्स के पैसों से उनकी मदद की जाती है। लेकिन दादा जान, टैक्स तो हम भी देते हैं ना। देते हैं बेटा, लेकिन बात मिसमैनेजमेंट की है। और अगर हर आदमी ईमानदारी से अपना टैक्स अदा करे तो बेटा क्या बात है, हैं? फिर तो कोई मुसीबत ही नहीं रहेगी, दलदर ही नहीं रहेंगे कोई। अब ये भी हमारा कसूर है। अरे इस मुल्क में कुछ रखा ही नहीं है। अरे बहुत कुछ है बेटा, मगर मिलता तलाश करने वालों को है। चने खा लें पहले, ये जो 100 रुपए के इसने दिए हैं, सोने के चने हैं। खाओ खाओ, तुम खाओ, जवान आदमी हो, ये हम जैसे बूढ़ों के लिए थोड़ी होते हैं। अरे तो हजम ही नहीं होंगे 100 रुपए के ये कभी भी। अरे यार, बहुत तंग करने लगा मुझे। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे आओ 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 आओ, वही कैसे आना हुआ, खैरियत तो है? लगता है ये रेडियो फिर तंग कर रहा है आपको। अरे भाई, ये भी हमारे ज़माने का पुराना रेडियो है ना। अब जाहिर है हम बूढ़े हो गए तो ये भी बूढ़ा हो गया, तंग करता है थोड़ा बहुत, है लातों का भूत। ये बताओ, इस वक्त कैसे आना हुआ? कुछ बात करनी थी मुझे आपसे। हाँ करो बात, क्या बात है?
शायान के लिए मैं बड़ा परेशान हूँ। अजीब खोया खोया रहता है, लापरवाह सा हो गया बहुत। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। कुछ उलझा उलझा सा रहता है। लगता है उसके अंदर कोई खिचड़ी सी पक रही है। उलझा उलझा सा रहता है, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगता है। यही तो परेशानी की बात है। आप समझाते क्यों नहीं उसे? अरे तुम फिक्र मत करो, समझाऊंगा समझाऊंगा। असल में इस वक्त उसके अंदर भट्टी पक रही है, तप रहा है वो है। जब कुंदन बनने का वक्त आएगा ना तो हम उसे निकाल लेंगे। हाँ, ये तरकीब होती है। इस वक्त उसे अपनी आग में जलने दो। हाँ, हो जाएगा फिर ठीक, धीरे धीरे। मैं ठीक कर दूं इसे? हाँ, अरे नहीं भाई, ये तो रातों का भूत है, थप्पड़ खा के चलता है। चलिए आप देखिए। जाओ बेटा, आराम करो। है? कुछ तो है जो मुझे बेचैन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, ऐसे मौके पे दिमागी खराफात फैसला करने नहीं देते। अगर हम बाहर चले गए तो हमारे दिन बदल जाएंगे भाई। और ये तुम बार बार के राग लाते रहते हो, उन्हें हमसे बेहतर समझते हो। जरा खुद सोचो कि वो कौम हमसे आगे क्यों है। बेटा वो तो शुक्र कर तेरी कम में जान छूट रही है, वरना तेरे को लगाने पड़ते ना अदालतों के चक्कर, तो बेटा लग पता जाता। साहब जी हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, चने का भाव आसमान से बातें कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा किसकी बात सुनूं और किसकी नहीं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ मैं दादाजी। देखो बेटा, अपना मूड जो है ना वो जरा ठीक रखा करो। जैसा तुम सोचते हो, जो तुम चाहते हो, वो एकदम से नहीं होगा। लोगों को बदलने में वक्त लगेगा, समझे? मैं लोगों के बदलने का इंतजार नहीं कर सकता। देखो बेटा शाह, कुछ चीजों को तो हम रोक सकते हैं, कुछ को बदल भी सकते हैं, लेकिन सबसे अहम क्या है? खुद को बदलने का। ये अमल जो है ना, इसका सफर बड़ा कठिन है, मुश्किल है, रास्ता दुश्वार है, लेकिन मंजिल बहुत पुरसुकून है, बहुत राहत वाली है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भजन। अगर कोई चीज़ बदलनी है ना, तो कुछ जगह नहीं बल्कि खुद को बदलना है। मैंने, तुमने, हम सब ने। तब जाके वो पाकिस्तान होगा जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और ताबीर कायद आज़म ने दी थी। हाँ बाबा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन किसमें इतनी हिम्मत है कि ये सब करने की ठाने? अरे मेरे पास, तुम्हारे पास, हम सबके पास वक्त ही वक्त तो है जब तक हम इस मुल्क में हैं। बस ज़रूरत तो अमल करने की है। बाबा ऐसे नहीं होता है। अरे यहाँ सब हो जाता है बेटा। हो तो कुछ भी सकता है। अच्छा चले, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज। शौकत, इसे क्या होता जा रहा है? मैं खुद परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा। अरे टेंशन फ्री रहो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। खाओ, नाश्ता करो।
चल भाई भाई कौन? जल्दी निकाल, जो कुछ भी जल्दी निकाल, गोली मार दूंगा। जल्दी कर, जल्दी कर। मैं दे रहा हूँ, मोबाइल दे। घड़ी उतार, घड़ी उतार, घड़ी उतार, घड़ी उतार, घड़ी उतार जल्दी। वो मेरे ऑफिस के कुछ कार्ड्स हैं उस। अरे भाई नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे कुछ बताएगा इस बारे में। मामा, बाबा, मामा, दादा। चलो मैं फिर बात करता हूँ। क्या हुआ बेटा, वापस आ गए? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? क्यों चिल्ला रहे हो? आप बिल्कुल ठीक कहते थे, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। सब खैरियत तो है? मामा, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हम इस हद तक गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहां पर कोई भी राह चलता इंसान महफूज नहीं है। होना क्या था, अभी रास्ते में मेरा फोन, वॉलेट, घड़ी वगैरह हर चीज छिन गई। ओह माय गॉड। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम ठीक तो हो ना बेटा? अगर मैं रेजिस्ट करना चाहता भी, उनसे लड़ना चाहता भी, तो कैसे करता? पिस्टल थी उनके पास। मैं आपको बता रहा हूं बाबा, यहां पर कुछ भी महफूज नहीं है, ना माल और ना जान। सब ठीक हो जाएगा बेटा, फिक्र न करो। अरे कुछ नहीं ठीक होगा। अरे शौकत, शौकत, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हमारे बच्चे अब भी बाहर महफूज नहीं है? फिक्रमंद तो मैं भी हूँ, वैसे भी शायद ये चीजें देख देख के कुछ बागी सा हो रहा है। बागी? आप अब्बा जी से क्यों नहीं कहते कि वो शायान को समझाए? समझाते रहते हैं, अब इत्तेफाक देखो सब कुछ इसी के साथ हो रहा है। या अल्लाह, मैं देखती हूँ शायान को। जी अस्सलाम वालेकुम, मैसेज साहब हैं क्या? चलें ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ शायद बेटा, मैंने वो पुलिस स्टेशन में FIR करवा कर आ गया हूँ। जैसे उन्हें कुछ पता चलेगा बताएंगे। बाबा कितने भोले हैं ना। आपको सीरियसली लगता है कि वो हमें कुछ बताएंगे? उन्होंने बाबा, माजरत से एक बात कहूँ, ये हमारा वो कायद का पाकिस्तान नहीं रहा, हमारा पाकिस्तान नहीं रहा। यार शायान, तुम तो एक बहुत बड़े हादसे से बच गए हो, वरना ऐसे लोग तो मोबाइल, पर्स वगैरह के साथ साथ जान भी ले लेते हैं। तुम ठीक कह रहे हो साजिद, बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं मैं खुद। इतना तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। यार मुझे मालूम है, मैं इसीलिए यहाँ पे ऐसे तुम्हारा दिमाग खाने नहीं आता, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। इस मुल्क से भाग जाने में ही आफियत है। यहाँ रखा ही क्या है, खुद को जाया करने वाली बात है। ना इंसाफ, ना कानून, ना जस्टिस। यार देखो साजिद, तुम शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन
लेकिन बाबा और दादाजी दोनों यही कहते हैं कि अपना मुल्क अपना ही होता है। अपना मुल्क? यार अपना मुल्क था किसी ज़माने में, अब नहीं है। अब ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। वो ऐसी बातें इसलिए करते हैं कि तुम उनको छोड़ के कहीं ना जाओ, यहीं उनके सामने रहो। मेरा दोस्ताना मशवरा ये है कि ज़्यादा सोचो मत, जल्दी फैसला करो, सबको जाने के लिए राज़ी करो, वरना एक दिन नाहक मारे जाओगे। वैसे भी बाहर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तनख्वाहें हैं, पीसफुल लाइफ है। यहाँ है क्या? कुछ भी नहीं रखा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हमने तो अपना घर फरोख्त कर दिया, तुम भी अपने घर वालों को समझाओ, अपनी प्रॉपर्टी फरोख्त करो और यहाँ से बाहर निकलो। बस अब और नहीं, बहुत हो गया यार। आज जाके सबको बता दूंगा कि मेरा फैसला क्या है। शयान, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? जी मामा, बहुत सोचने समझने के बाद मैंने फैसला लिया, और तभी बाबा मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज आप इस घर को बेच दें। क्या कहा तुमने? इस घर को बेच दोगे? जी दादाजान, अब पाकिस्तान की तरह इस घर में भी कुछ नहीं रहा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इस घर को खाली घर समझ रहे हो तुम? अब भजन बच्चा है, नादान है, माफ कर दें। अरे बताने तो मुझे, इस घर में क्या है बेटा जानते हो? शायान, इस घर में मेरी यादें हैं। अरे यादें बसी है मेरी इस घर में। ये वो पहली छत है जो आजादी के बाद बेटा हमें मिली थी। तुम इस घर को फरोख्त करने का बोल रहे हो। ये घर खाली घर नहीं है बेटा, ये मेरा पाकिस्तान है और तुम इसको फरोख्त करने की बातें कर रहे हो। पाकिस्तान को बेच रहा हूं। बेटा, इसे बेचने का मतलब है कि हम अपना ईमान बेच रहे हैं। कोई भी सच्चा पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान को बेचने की सोच भी नहीं सकता। दादाजान, तुमने कैसे सोच लिया? दादाजान प्लीज, दादाजान अब रोए नहीं। दादाजान, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी बस। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। तुझे क्या मालूम? इस घर की दीवारों से मैं बातें करता हूँ, यादें हैं यहाँ पे। इस घर से मुझे सकीना की खुशबू आती है। तेरा जो बाप है ना, ये जो बैठा है यहाँ, अरे ये इसी घर में पला बड़ा है, यही जवान होते हुए देखा है मैंने इसको। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि इस घर को बेचने की बातें कर रहा हो। अरे मैं मर जाऊंगा मगर ये निशानी बेचने नहीं दूंगा। बेटा, ये जो यादें होती हैं ना, ये कभी बिकती नहीं है।
मेरे पास है क्या सिवाय यादों के? मुझे आज भी याद है जब पहली बार हम इस घर में आए थे। हर तरफ अफरा तफरी थी, लोगों की चीखों पुकार थी, सब एक दूसरे को काट रहे थे। मौत का भयानक मंजर था। मौत, अरे खून की होली खेली जा रही थी। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। बेटा, जिंदगी में वक्त तो आते जाते रहते हैं। एक वक्त वो भी था जो मेरे अब्बा ने देखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और फिर मैंने अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड इस कंट्री को दिया। मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपना फ्यूचर बनाया है। तुम हो मेरा फ्यूचर, इस मुल्क का फ्यूचर। अगर तुम ही बाहर चले जाओगे तो इस मुल्क को कौन सही करेगा? कोई बाहर से नहीं आएगा बेटा, तुमने सही करना है इसे। बेटा, तुम्हारी तरह हजारों नौजवान ये सोचकर बैठे हैं कि उन्हें यहाँ सेटल नहीं होना। अगर बाहर जाके सब लोग सेटल हो जाएंगे तो इस मुल्क को कौन चलाएगा? बेटा, तुम नौजवानों ने ही तो इस मुल्क को चलाना है ना। बेटा, आजादी की कदर तो हम जानते हैं। तुम्हें तो प्लेट में रखी हुई आजादी मिल गई है, तुम इसकी भला कदर क्यों करोगे? क्यों करोगे कदर? बेटा, अगर पाकिस्तान का वजूद है तो हम हैं। अरे पूछो जाके उनसे जो बेवतन है, वतन से दूर है, कि इसकी क्या कद्र और कीमत। दिल रोता है उनका, तड़पते हैं वतन में आने के लिए। वतन की कदर जानते वही हैं जो वतन से दूर रहते हैं। घर से दूरी, अपनों से जुदाई और गुलामी की सांस। बेटा, ये सब चीजें बहुत तड़पा दी है, बहुत तड़पा दी है। बेटा, तुम बहुत खुश नसीब हो जो अपने इस मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हो, किसी की गुलामी में नहीं हो। ये पाकिस्तान तो आज़ाद फिजाओं का नाम है। शुक्र करो उस जात का बेटा कि तुम आज़ाद हो। आज जिस मुल्क ने हमें आज़ादी दी, अपनी पहचान दी, जब उसे हमारी जरूरत है तो हम मुल्क छोड़ के चले जाएं। दादाजान, आज आपने मुझ में एक नई रूह फूंक दी। ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए पे, बहुत शर्मिंदा। मुझे प्लीज माफ कर दे बेटा। मेरे लाल, मेरे लाल। दादाजान,
मैं आपकी सारी बातें समझ गया हूं। दादाजान, ये पूरा पाकिस्तान ही हमारा घर है और कोई भी सच्चा पाकिस्तानी अपना ईमान नहीं बेच सकता। हाँ, वो कट जरूर सकता है लेकिन बिक नहीं सकता। अरे मेरे बच्चों, तुम हमारी उम्मीद हो। अभी तो हर सच्चा पाकिस्तानी कहता है शादबाद मंजिले मुराद। शायान, इसे गौर से देख लो बेटा। परचम तो बहुत सारे हैं बेटा, पर इस जैसा चांद सितारा कहीं भी नहीं मिलेगा। इस चांद सितारे की खातिर माओं ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। बहुत सी बहनों ने अपने भाई और बहुत सी औरतों ने अपने सुहाग उजाड़ दिए। ये कीमती नहीं, अनमोल भी है बेटा। हम किसी और जगह को जो छोड़ के आए हैं ना, अब इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना गद्दारी है बेटा, गद्दारी है। शायान बेटा, असल आज़ादी है वतन की खातिर लौट कर आना। पाक सरजमी तो हमेशा शाद और आबाद रहे। ऐ हमारी खूबसूरत सल्तनत, तू हमेशा खुश व खुर्रम रहे। ऐ हमारे हसीन और जमील वतन, खुदा करे कि हमेशा आबाद और पुररौनक रहे। ऐ पाक धरती, तो हमारी तमन्नाओं और उम्मीदों की आखिरी मंजिल है। ये परचम हम पर हमेशा जलाल व अजमत का साया बनकर लहराता रहे। ये ज़मीं मुक़द्दस है माँ के प्यार की सूरत, रगों में है, जुनून में है, वतन का इश्क तो खून में है। दिल हमारा एक है हमारी जान, बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त हमारी। ऐ वतन, हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं, सलाम करते हैं, सलाम करते हैं।